हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन क्षेत्र अधिकारी। दोस्तों, राजपत्रित पद होता है। ठीक है, एक तहसीलदार के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें तो जिस हिसाब से एक तहसीलदार का पद होता है उसी हिसाब से दोस्तों वन विभाग में आपके एक वन क्षेत्र अधिकारी, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर कहते हैं दोस्तों, और शॉर्ट में दोस्तों क्या कहते हैं, रेंजर। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। देखिए, योग्यता से लेकर आपकी आयु सीमा, सिलेबस, पैटर्न, जो भी इसमें होता है दोस्तों, फिजिकल, मेडिकल और प्रमोशन वगैरह दोस्तों, और सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसे अभी आज तक आप हमारे चैनल पर देखते आए होंगे कि फॉरेस्ट गार्ड कैसे बने, दरोगा कैसे बने, इस तरीके से जो हमने वीडियो सीरीज अपलोड की है प्लेलिस्ट में, तो उसी हिसाब से दोस्तों आज रेंजर को लेकर हम अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ये होने वाली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस भर्ती को निकालता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें शुरू में बता दूं। देखिए, रेंजर की जो भर्ती है एक 3 स्टार की पोस्ट है। ठीक है, 3 स्टार मिलते हैं दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने क्षेत्र में एक गाड़ी मिलती है दोस्तों, सभी कुछ सुविधाएं मिलती हैं। तो जानेंगे दोस्तों, बने रहिएगा चैनल पर। अगर नए हैं, पहली बार हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको भर्ती संबंधित लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले उपलब्ध होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी जाती है। देखिए, इसकी क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन में कम से कम आपके पास क्या है कि विज्ञान में आपका स्नातक होना चाहिए। उसमें दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट मांगे जाते हैं जो इक्वल होते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहले है कि स्नातक आपका विज्ञान में होना चाहिए, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि में होना चाहिए। जिसमें दोस्तों कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका जो विज्ञान में स्नातक होना चाहिए उसमें कृषि से आपका स्नातक हो, वनस्पति विज्ञान से स्नातक हो, रसायन विज्ञान से स्नातक हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान से स्नातक हो, अभियांत्रिकी, कृषि, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, ये ट्रेड होती हैं दोस्तों, इनसे आपका स्नातक हो। पर्यावरण विज्ञान से स्नातक हो, वानिकी से स्नातक हो, भू विज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित से स्नातक हो, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट को रखते हैं और आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष अगर है, तो आप जो है दोस्तों रेंजर की भर्ती का फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों 21 से 42 साल इसमें एज मांगते हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी होती है दोस्तों, एससी, ओबीसी और एसटी वगैरह जो होती हैं, इनको लोक सेवा आयोग में 5 वर्ष का आरक्षण दिया जाता है। अधिकांश में तो दोस्तों ओबीसी को 3 वर्ष दिया जाता है, लेकिन लोक सेवा आयोग में जो है ओबीसी को दोस्तों 5 वर्ष का आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप पूरी रखते हैं, स्नातक में आपका विज्ञान है और सब्जेक्ट है, और उसके अलावा आपकी 21 से 42 साल आयु सीमा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भर्ती निकालता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो कि एक दोस्तों राजपत्रित पद है। ठीक है, रेंजर का जो पद है राजपत्रित है, गजेस्टेड ऑफिसर। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। भर्ती निकलने के बाद सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होता है। आपको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है दोस्तों। पहला स्टेप आपका दोस्तों प्री एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम है लिखने वाला, उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर हो जाता है। वो सारी चीज़ हम जानेंगे। तो पहले दोस्तों हम प्री पेपर को देख लेते हैं। देखिए, आपका सबसे पहले प्री पेपर होता है। इसमें प्री पेपर दोस्तों आपका 150 नंबर का होता है। ठीक है, 150 नंबर में क्या है, आपका 100 नंबर का जीएस आता है दोस्तों, और 50 नंबर का इसमें रीजनिंग वाला पोर्शन होता है। तो दोस्तों उसमें जो है आपका 100 नंबर का जीएस होता है, जिसमें कि आपके सामान्य ज्ञान और भारत का इतिहास या नॉर्मल चीज़ें आती हैं दोस्तों, और उसमें जो है आपका 20-25 नंबर का उत्तराखंड जीके भी आता है। और 50 नंबर में दोस्तों क्या है, आपकी रीजनिंग आती है, जिसमें कि थोड़े सवाल जो है मैथ वाले भी होते हैं, जिसे सामान्य बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो दोस्तों टोटल नंबर जो है ये 150 नंबर का होता है, जिसमें कि आपको जो है 2 घंटे का समय मिलता है। दोस्तों इसकी जो मेरिट है, कट ऑफ है, लगभग जो है 2015-16 में जो भर्ती आई थी तो 90 पर रही थी जनरल की। बाकी रिजर्व कैटेगरी की 75 और जो है लगभग 60-65 के आसपास भी रही थी। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी की मेरिट थी वो दोस्तों 90 पे गई थी। एससी और एसटी की जो है 75 और 65 के आसपास रही थी, और ओबीसी की जो है 85 के आसपास रही थी। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों। प्री पास के बाद आपको प्री में क्या है, प्री का जो है फिर उसका रिजल्ट आता है। प्री में जो है 1/4 बच्चों को ये लोग पास करते हैं। ठीक है, 1/4 पास करने के बाद उसके बाद अगर आप प्री में पास हो जाते हैं तो उसके बाद लोक सेवा आयोग आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जितने भी आपने डॉक्यूमेंट फिल करे होते हैं फॉर्म भरते समय, लोक सेवा आयोग उनको जो है ऑफलाइन तरीके से आपसे मंगाता है और आपकी जाँच करता है। अगर डॉक्यूमेंट में आपकी कोई असत्यता पाई जाती है तो आपको लोक सेवा आयोग जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है, और एक रिजेक्ट लिस्ट निकालता है कि इतने इतने बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। जब उसमें कुछ बच्चे बचते हैं तो उनको मेंस की दोस्तों परीक्षा तिथि जारी करता है लोक सेवा
आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग जब मेंस की परीक्षा की तिथि जारी करता है तो मेंस परीक्षा दोस्तों आपकी जो है हरिद्वार में ही होती है, जो इनका गोपाल भवन है लोक सेवा आयोग में वहीं पर होती है। तो देख लेते हैं दोस्तों मेंस में क्या है, उसका सिलेबस क्या है थोड़ा सा। तो दोस्तों मेंस परीक्षा की बात करें तो मेंस परीक्षा में सबसे पहले क्या है, आपका एक अंग्रेजी का पेपर, सॉरी सामान्य ज्ञान का पेपर होता है 100 नंबर का। ठीक है दोस्तों, सामान्य ज्ञान का लिखने वाला पेपर होता है, ये राइटिंग होती है दोस्तों, राइटिंग में लिखने वाला पेपर होता है और इसमें आपको समय मिलता है 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे दिए जाते हैं दोस्तों आपको सामान्य ज्ञान के पेपर में, जिसमें कि सिर्फ 10% आते हैं और उनके नंबर जो है उन्हीं के आगे लिखे रहते हैं, उसमें टिप्पणी वगैरह आ जाती हैं, कुछ उसमें उत्तराखंड के होते हैं और कुछ जो है सामान्य ज्ञान अदर जीके के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है पेपर जो है आपके मेंस के लगातार होते हैं, एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन करके। ठीक है, पहला पेपर आपका सामान्य ज्ञान का होता है, ठीक है, 100 अंक का होता है, जिसमें आपको मात्र 3 घंटे का समय मिलता है और जिसमें आपके मात्र 10% होते हैं। अगले दिन दोस्तों आपका होता है अंग्रेजी का पेपर। ठीक है, अंग्रेजी का पेपर भी आपका क्या है 100 नंबर का ही होता है, जिसमें कि आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों पेपर कंपलसरी होते हैं सभी के लिए। ठीक है, अंग्रेजी वाले में दोस्तों क्या क्या आता है, देखिए अंग्रेजी में जो आता है वही हिंदी में सेम सेम आता है। ठीक है, हिंदी सॉरी, जो अंग्रेजी वाले में आता है उसके बाद दोस्तों क्या है, आपका 2 पेपर हो गए, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद दोस्तों आपका होता है सामान्य हिंदी का पेपर, जो कि 100 नंबर का होता है, उसमें भी समय जो है आपको 3 घंटे मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों जो है आपका हिंदी वाला पेपर है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखिए हिंदी वाले में सबसे पहले तो आपका गद्यांश आता है, जिसमें कि आपको प्रश्न उत्तर छांट के लिखने होते हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र आते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद आते हैं आपके उपसर्ग और प्रत्यय वगैरह, विलोम शब्द आते हैं, वन वर्ड आते हैं, वर्तनी आती हैं, लोकोक्ति मुहावरे आते हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इसमें जो है एक चीज़ कंपलसरी है कि हिंदी, ये जो हिंदी का पेपर होता है आपका 3 घंटे का 100 नंबर का, इसमें आपको 35% नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, नहीं तो आपकी कोई भी चेक कॉपी जो होती है मेंस की चेक नहीं होगी और जो है आप असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि हिंदी के नंबर में आपको, हिंदी की परीक्षा में आपको 35% नंबर लाने बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। और दोस्तों अनिवार्य इसलिए भी हैं क्योंकि हिंदी राइटिंग को वो लोग चेक करते हैं और 35% से ज़्यादा नंबर आप ले के आ सकते हैं। देखिए पेपर का लेवल हार्ड नहीं होता है, हमने दिया था। ठीक है, तो इसलिए आप आराम से तैयारी करिएगा, आपको विलोम शब्द वगैरह ठीक ठीक कर लेंगे आप, ये वर्तनी और शुद्धि मुहावरे वगैरह, तो ही आप जो है 50 या 55 नंबर ले आते हैं। बाकी गद्यांश वगैरह में भी आप संक्षेपण वगैरह लिखते हैं या सरकारी पत्र लिखते हैं तो 30-35 नंबर वहाँ से भी आप खींच लेते हैं। तो यह है कि आप 70-75 नंबर आराम से ला सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 3 पेपर कंपलसरी है सभी बच्चे के लिए, कौन कौन से, एक पहला सामान्य ज्ञान का हुआ, दूसरा अंग्रेजी का हुआ, तीसरा सामान्य हिंदी का। ये तीनों पेपर दोस्तों आपके 100 नंबर के होते हैं, 300 नंबर के। ठीक है, और 3-3 घंटे इनको आपको टाइम मिलता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों आता है आपका चौथा पेपर, जो कि वैकल्पिक विषय होता है। ठीक है, चौथा पेपर आपका वैकल्पिक विषय है, जिसमें कि आपको दोस्तों ये 200 नंबर का होता है। आपने जो विषय चुने होते हैं दोस्तों, जिसमें कि आपके जैसे कृषि है और वनस्पति है, रसायन है, कंप्यूटर है, इनमें से कोई विषय ऐसे हैं जो आप चुन सकते हैं। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने चुने होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। उसके अलावा वैकल्पिक 2 पेपर होता है दोस्तों, 2 पेपर होते हैं आपके वैकल्पिक, ये दोनों दोस्तों 200-200 नंबर के होते हैं। ये 2 पेपर होते हैं दोस्तों वैकल्पिक, ये टोटल आपके होते हैं 400 नंबर के। ठीक है, और इनमें भी आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, 2 वैकल्पिक पेपर होते हैं आपके और दोनों को जो है आपको चुनना पड़ता है फॉर्म भरने के समय। ये 400 नंबर के ये हुए, 300 नंबर के आपके हुए, तो दोस्तों 700 नंबर का जो है आपकी लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, कितने नंबर की होती है आपकी लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा आपकी होती है कुल 700 नंबर की। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, लिखित परीक्षा का दोस्तों रिजल्ट आता है। ठीक है, लिखित परीक्षा का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने में दोस्तों क्या है 1/3। ठीक है, 1/3 बच्चों को ये लोग बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू क्या है दोस्तों, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंटरव्यू क्या है, इसमें आपका 75 नंबर का इंटरव्यू होता है। ठीक है, और इंटरव्यू को लेकर बच्चे घबरा रहे होंगे, घबराने की कोई बात नहीं, नॉर्मल इंटरव्यू होता है। यूकेपीएससी बहुत अच्छी प्रोसेस करवाता है। ठीक है, आपको कंपलसरी 18-17 नंबर आपके उसी से मिल जाते हैं, आपके व्यवहार से, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। ठीक है, और इंटरव्यू देना है। तो कुल दोस्तों जो मेरिट बनती है, ये बनती है आपकी 775 नंबर में से। ठीक है, कुल जो आपका एवरेज, टोटल एवरेज होता है वो होता है 775, 775, जिसमें से कि आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, यहाँ तक आप तो आ गए दोस्तों रिटर्न की बात करते हुए।
तो दोस्तों आपको ये हुआ आपका लिखित परीक्षा का सिलेबस और इंटरव्यू का। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, फिजिकल की थोड़ी बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, फिजिकल भी दोस्तों आपका हरिद्वार में होता है, निश्चिंत रहिए उसके लिए। ठीक है, फिजिकल में क्या है, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी लंबाई 1,63 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 1,63 आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं, उत्तराखंड महिला हैं, तो आपकी लंबाई 1,50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दो चीज़ें कंपलसरी होती हैं दोस्तों। ठीक है, आपका क्या, पुरुष हैं तो 1,63 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और महिला की 1,50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके अलावा जो लड़के हैं, पुरुष हैं, तो पुरुष का सीने की जो है 84 से जो है 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 84 से, और 5 उसका जो है आपका फुलाव होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों क्या है कि अनुसूचित जनजातियां जो हैं उनमें पुरुष की लंबाई 1,52 होनी चाहिए और महिलाओं की जो है 1,45 होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनको छूट मिल जाती है, रिजर्व कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 1,52 हो जाती है और महिलाओं के लिए 1,45, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 1,63 और महिलाओं के लिए 1,50। ठीक है, उसके अलावा कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए आपका, यहाँ पे चेक होता है दोस्तों कि आंखों में बहंगापन या धुंधलापन नहीं होना चाहिए, और आपका प्लस जो है 1.4 DD होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं फिजिकल में टेस्ट। उसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आप बनवा के लेके जा सकते हैं, अगर आपको कोई परेशानी है तो ये भी चल जाता है, और सरकारी डॉक्टर का ही होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट में सबसे क्या होता है, देखिए पुरुषों के लिए जो है 25 किलोमीटर की दौड़ होती है। ठीक है, 25 किलोमीटर की दौड़ कितने घंटे में होती है आपकी, ये 4 घंटे में टाइम मिलता है। आप धीरे धीरे पैदल चल चल के भी निकाल सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ACF में होती है, असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफिसर। ठीक है, उसी के अनुसार ये फॉरेस्ट गार्ड में भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ है दोस्तों, ये जो है कंपलसरी होती है। और लड़कियों के लिए क्या है कि लड़कियों के लिए होती है 16 किलोमीटर की दौड़। ठीक है, 16 किलोमीटर की दौड़ होती है और 4 घंटे का पूरा पूरा समय मिलता है। ठीक है, ये आपकी फिजिकल प्रोसेस से लेके, लिखित परीक्षा से लेके फिजिकल प्रोसेस कंप्लीट हुई दोस्तों। अब आएगी मोस्ट चीज़ें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या बात करते हैं, अब होता है दोस्तों आपका, आप फिजिकल भी पास कर लिया आपने, क्या हुआ, आप जो है रेंजर बन गए। ठीक है, आप बन गए वन क्षेत्र अधिकारी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका ड्रीम जरूर पूरा हो दोस्तों। आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए आप यहाँ तक वीडियो भी देख रहे होंगे। ठीक है, और हम भी सपोर्ट करते हैं आपके लिए, हर चीज़ उपलब्ध करवाएं। UKPSC से रिलेटेड हम हर वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलती रहती है। आप लोग जो जुड़े हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो देखो फॉरेस्ट रेंजर की बात करते हैं। फॉरेस्ट रेंज में आपका क्या है, सबसे पहले ट्रेनिंग होती है दोस्तों। ट्रेनिंग जो है आपकी ये ट्रेनिंग जो है दोस्तों आपकी, जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर हल्द्वानी में है, यहाँ पर जो है आपकी फॉरेस्ट रेंजर की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद दोस्तों क्या है, आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। ज्वाइनिंग में दोस्तों थोड़ा जान लेंगे रेंजर के पद के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं, और वर्क को लेकर, ठीक है, और प्रमोशन को लेकर हम आप बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो इंटरेस्ट होने वाला है। देखिए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ठीक है, कहीं कहीं पे इसको FRO कहते हैं और कहीं कहीं पे दोस्तों RFO भी कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें नाम दिया गया है। सबसे पहली बात दोस्तों, रजिस्टर्ड ऑफिसर होता है। ठीक है, 3 स्टार की आपको ड्रेस मिलती है, वर्दी मिलती है, जैसे कोतवाल साहब को मिलती है पुलिस में, तो वैसे ही आपको 3 स्टार की मिलती है। ठीक है, अगर आप इनको कंपेयर करना चाहेंगे अदर पोस्टों से, तो दोस्तों जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तहसीलदार होते हैं। ठीक है, तो तहसीलदार के ही अकॉर्डिंग इनको आप समतुल्य रख सकते हैं। ठीक है, वो भी एक राजपत्रित पद होता है। तो और जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जो रेंजर साहब होते हैं दोस्तों, वो भी एक तहसीलदार के समकक्ष पद होता है। ठीक है, और जैसे कि पुलिस में अगर बात करें तो CO जो होते हैं, CO जो होते हैं, लेकिन CO का जो दोस्तों पद है वो जो है दोस्तों क्या है, वो राजपत्रित होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है वो राजपत्रित होता है। और अगर बात करें एक और, तो DSP, जो DSP की रैंक होती है पुलिस में दोस्तों, ठीक है, तो उनके समतुल्य भी आप इनको रख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी पोस्ट होती है अपने आप में दोस्तों। और सुविधाओं की बात करें तो दोस्तों अपने आप एक कार मिलती है दोस्तों, ग्रीन कलर की, जो रेंजर के लिए कार मिलती है। कभी वाइट मिलती है, कहीं रेंजर, ठीक है, कहीं कहीं वाइट मिलती है, कहीं कहीं ग्रीन मिलती है, वन विभाग वाली। ठीक है, बंदूक भी मिलती है दोस्तों। ठीक है, और सरकारी बंदूक भी मिलती है, और रहने के लिए बहुत बड़ा घर भी मिलता है दोस्तों। सारी सुविधाएं मिलती हैं एक राजपत्रित अधिकारी को, जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अब ये सारी चीज़ें तो हो गई सुविधाएं। ठीक है, क्या क्या सुविधाएं हैं, काम को लेकर दोस्तों लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले प्रमोशन की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप रेंजर बनते हैं तो 21 से 42 साल एज मांगी, लगभग आप 26-27 साल या 30 साल में जब भी रेंजर बनते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो प्रमोशन होता है, आप बन के जाते हैं दोस्तों FRO, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। ठीक है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बन के जाते हैं। तो पहला प्रमोशन जो रेंजर का है दोस्तों, कहीं कहीं पे दोस्तों अगर बात कर लें, कहीं कहीं पे FRO और कहीं कहीं पे RFO है, तो उनको RFO और FRO में भी अंतर होता है, तो वहाँ वो उस जगह प्रमोशन हो जाता है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में डायरेक्ट जो प्रमोशन है FRO का दोस्तों ACF पर है।
ठीक है। एसीएफ जो होता है आपका, एसीएफ की भी दोस्तों अलग से भर्ती रिक्रूटमेंट निकालता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफिसर, ठीक है। ये प्रमोशन दोस्तों लगभग आपका 12 से 15 साल के बीच में आप जो है एफआरओ से एसीएफ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। एसीएफ की अगर बात करें तो एसीएफ के बाद दोस्तों आपका जो प्रमोशन है वो डीसीएफ पे होता है, ठीक है। डीसीएफ होता है आपका डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, डिप्टी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। डीसीएफ पे हो जाता है दोस्तों। लगभग ये भी दोस्तों 10 से 12 के साल का टाइम पीरियड लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर डीसीएफ के बाद बात करें तो आपका डायरेक्ट प्रमोशन होता है दोस्तों डीएफओ, सबसे बड़ा पोस्ट होता है दोस्तों। अगर डिवीजन की बात करें तो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, दोस्तों फुल फॉर्म होती है डीएफओ की, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। अगर और राज्यों की बात करें तो कहीं कहीं इन राज्यों में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भी कहा जाता है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो वन विभाग का क्षेत्र है वो डिविजनल में ही डिवीजन में बटा हुआ है, ठीक है। तो डिवीजन का दोस्तों क्या मतलब है, देखो डिवीजन का अगर थोड़ा सा हम आपको संक्षेप में बता दें तो एक रेंज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। डिवीजन का मतलब होता है कि अगर आप एक रेंज ऑफिसर हैं तो आपके एरिया में लगभग आप कम से कम सपोज दैट मान के चलिए कि 50 से 60 किलोमीटर का एरिया आपके एक डिवीजन में आता है, ठीक है। तो एक डिवीजन में दोस्तों 2-3 रेंज हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डिवीजन का मतलब यहाँ से ये भी होता है कि आप पूरे रेंज के एक अधिकारी होते हैं, ठीक है, पूरे डिवीजन के, ठीक है। तो ये डीएफओ पे जाके अब ठीक है डीएफओ बन जाते हैं। अगर डीएफओ की बात करें तो दोस्तों डीएफओ जो है आईएफएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है वहाँ से भी अब जो है बन के आ रहे हैं, ठीक है। जो इंडियन फॉरेस्ट जो आपकी 3 होती हैं दोस्तों, एक आईपीएस है, एक आईएएस है, एक आईएफएस, सुनी होगी आपने। तो आईएफएस से भी दोस्तों डीएफओ अगर बन के अगर आपका डीएफओ में होता है आईएफएस से, तो सबसे पहले ट्रेनिंग में दोस्तों जो सबसे पहले जो पोस्टिंग होती है आईएफएस की वो डीएफओ की पोस्ट पर ही होती है, ठीक है। 2-3 साल तक जो उनकी ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग होती है वो डीएफओ में ही करवाई जाती है, ठीक है। डीएफओ के बाद दोस्तों प्रमोशन कहाँ होता है, डीएफओ के बाद दोस्तों देखिए कभी कभी तो दोस्तों एज के अनुसार है, अगर आपकी एज यहीं तक है कंप्लीट हो जाती है वैसे तो आपका रिटायरमेंट डीएफओ पे भी हो जाता है, ठीक है। अगर अगर आपकी काम अच्छा है या वर्क अच्छा एज है तो आपका डीएफओ से प्रमोशन दोस्तों हो जाता है आपका सीएफ पर, ठीक है। आपका जो प्रमोशन है दोस्तों वो होता है दोस्तों आपका, दोस्तों वो प्रमोशन हो जाता है आपका सीएफ पे, ठीक है। डीएफओ के बाद आप पहुंचते हैं सीएफ पर, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट होता है दोस्तों, इस पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये राजपत्रित पद होते हैं काफ़ी दोस्तों, आईएएस लेवल के आप ऊपर पहुंच जाते हैं। सबसे लास्ट प्रमोशन देखा जाए तो दोस्तों सबसे लास्ट आप पहुंचते हो सीसीएफ, ठीक है, चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। चीफ आपने कभी कभी सुना होगा कि चीफ साहब जा रहे हैं, चीफ साहब की गाड़ी जा रही है, या वन विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो दोस्तों चीफ होता है, हेड ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो हेड ऑफ फॉरेस्ट को कहेंगे दोस्तों, तो सीसीएफ होता है दोस्तों सबसे बड़ा पद, ठीक है, चीफ ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों लास्ट आपका प्रमोशन है और बहुत अच्छा जो है काम है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अब ये आपकी प्रमोशन की पूरी हमने बता दी। सैलरी तो दोस्तों पहुँच जाती है बहुत हाई, ठीक है, क्योंकि शुरू में ही दोस्तों सैलरी की बात करते हैं, चलिए सैलरी हम लास्ट में बताएंगे। अब दोस्तों वर्क को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ चुके तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों वर्क को लेकर बात करते हैं, देखिए रेंजर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के हाथ में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरा एक अपना क्षेत्र होता है, डिवीजन बटे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर हम किसी भी एक शहर की बात कर लेते हैं, जैसे रामनगर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो रामनगर में अगर आप रेंजर ऑफिसर बनते हैं तो उसके अंतर्गत जितना भी एरिया आता है लगभग 50 से 60 किलोमीटर का दायरा है रामनगर का, काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है दोस्तों, कॉर्बेट में आता है ये एरिया। तो ठीक है, वो चीज़ें उसके अंदर में आपके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, देखिए फॉरेस्ट रेंजर से नीचे फॉरेस्टर होते हैं दोस्तों, वन दरोगा, ठीक है, वन दरोगा के नीचे फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, वन रक्षक, और वन रक्षक से नीचे दोस्तों वर्कर होते हैं, वाचर जो होते हैं जंगलात में जो प्लांटेशन का काम करवाते हैं, ठीक है। रेंजर से नीचे डिप्टी रेंजर का भी एक पद होता है दोस्तों, वो जो है फॉरेस्टर का जो है प्रमोशन होकर डिप्टी रेंजर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके अंडर में आते हैं, ठीक है। आप जो है इनके मेन अधिकारी होते हैं क्षेत्र के, आप जो है इनके थ्रू आप ये जो है आपके ऑर्डर के दिशा निर्देशानुसार आपके काम करते हैं, ठीक है। और आपको जो है क्या पूरी उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर देखा जाए तो पुलिस की ही पावर आपके हाथ में भी होती है। अगर पावर की बात की जाए तो पूरी पुलिस की पावर, जैसे दरोगा को या पुलिस को किसी भी अपराधी को अरेस्ट करने की पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है, तो आप भी एक किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
अगर जंगलात में कहीं पेड़ कट जाते हैं तो उसको जो सबसे पहले जो सूचना है उसको अरेस्ट करने का जो है आप ही को अधिकार होता है, ठीक है। वन दरोगा जो वगैरह होते हैं सीधे आपको इन्फॉर्म करते हैं, तो ठीक है ये काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। ज़मीन हड़प लेते हैं कोई लोग, क्या है कि सरकारी ज़मीन जो है जंगलात की, वन विभाग की, उस पर लोग कब्जा कर लेते हैं, तो उनको हटवाने का काम भी दोस्तों आपके ही अंदर होता है, ठीक है। नए नए पेड़ पौधे जो लगवाए जाते हैं, प्लांटेशन जो होते हैं वन विभाग में, नर्सरियाँ लगाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं, जानवरों की देखभाल सुरक्षा वगैरह जो है ये सब चीज़ आपके अंडर में आती हैं। आप दिशा निर्देश देते हो अपने नीचे अधिकारियों को, और जो नीचे वाले अधिकारी हैं वो सारा वर्क हैंडल करके आपको रिपोर्ट पेश करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर वन विभाग में, जंगल में कोई भी ऐसी कोई बात होती है तो आपको जो है इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगर आपके हैंडल से ऊपर बात होती है तो आप सीधे डीएफओ को इन्फॉर्म कर देते हैं, और डीएफओ और रेंजर साहब मिलकर, मतलब आपकी जो पोस्ट है उसी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा काम है, ठीक है, और बहुत एक रुतबे की और एक पावर वाली जॉब है, ठीक है। एक सामाजिक, उसमें सोशल वर्कर में बहुत अच्छा काम करने की वजह से बहुत अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों। जंगल का एक आपको घूमने मिल जाता है, ठीक है। अगर आपकी कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाती है, अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दोस्तों मिल जाती है, ठीक है। तो ये काम है दोस्तों, ठीक है, निचले स्तर पर लोगों को काम करवाना, ठीक है, और जंगल की देखभाल, ये सब चीज़ें जो है नीचे वाले वर्कर ही करते हैं, ठीक है। बहुत जिम्मेदारी का पद भी है अपने आप में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप सैलरी की बात कर लेते हैं लास्ट में। देखिए सैलरी जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग क्या करता है, 4800 ग्रेड पे ही राजपत्रित बना देता है रजिस्टर्ड ऑफिसर, ठीक है। कहीं कहीं पे 4800 में नहीं होता, लेकिन ये रेंजर का पद जो है रजिस्टर्ड है 4800 में ही। 4800 में दोस्तों आपको जो है सैलरी है, हम आपको बेसिक पे बता देते हैं क्योंकि साथ वाले भी हैं। देखिए आपको कट पिटने के बाद जो है 56,000 कुछ रुपये मिलेंगे, ठीक है। आपकी जो सैलरी होगी लगभग वो होगी 61 या 62,000 रुपये शुरू में दोस्तों। शुरुआत में कितनी होगी, 61 या 62,000 रुपये, लेकिन आपको कट पिटने के बाद जो भी अलाउंस वगैरह हमारे कटते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से हमारे कटते हैं, ठीक है, बेसिक पे वगैरह, डीआरए वगैरह जोड़ के, तो ये आपको 56,000 के आसपास बैठती है। बाकी सुविधाएं दोस्तों सारी मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो दोस्तों एक रुतबे की जॉब है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, मेहनत से दिन रात लगिएगा, ठीक है। आपका सपना जरूर पूरा होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो कमेंट करिएगा बाद में। बाकी माइंड में कोई सवाल है तो भी कमेंट करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।